my dear students and viewers. Today I'm going to talk about absurd. Absurdism is one of the literary movements, and it is also called modern literary movement. It has come to literature from philosophy, and it also goes under the shelter of existentialism, which is also a philosophical literary movement. Word absurd has been defined by Albert Camus in his seminal work Myth of Sisyphus. Let's see how he defines it. The absurd is born out of this confrontation between the human need and the unreasonable silence of the world. इसमें वो डिफ़ाइन करता है कि एब्सर्ड है क्या। वो बताता है कि एब्सर्ड का जो लफ्ज़ है या ये जो फीलिंग है ये कहाँ से आती है कि जब इंसान जो है वो सोचता है कि कुछ उसकी ज़रूरत है और कुछ बाकी दुनिया जो है ना वो ज़रूरत पूरा करने में अपना किरदार अदा कर सकती है, लेकिन जब वो ये देखता है कि उसकी ज़रूरत जो है वो बाकी दुनिया नहीं पूरी कर रही बल्कि दुनिया जो है ना वो साइलेंट है उस पर, तो वहाँ पे जो है ना वो एब्सर्ड सिचुएशन पैदा हो जाती है। अगर हम इसके इंट्रोडक्शन पे बात करें तो आई वुड लाइक you to listen to what I read right here. Absurdism and its more specific companion term theatre of absurd refers to the works of a group of Western, European and American dramatists writings and producing plays in 1950s and early 1960s. एब्सर्डिज़म जो है जिसके साथ ही दूसरी कंपेनियन टर्म थिएटर ऑफ एब्सर्ड है, ये उन वर्क्स को रेफ़र करती है जो वेस्टर्न, यूरोपियन और अमेरिकन ड्रामाटिस्ट ने लिखे और ऐसे प्लेज लिखे बिलखुसूस जो 1950s और अर्ली 1960s में लिखे गए। द टर्म थिएटर ऑफ एब्सर्ड वाज कॉइन्ड बाय critic Martin Esslin, who identified common features of new style of drama that seem to ignore theatrical conventions and toward audience expectations. थिएटर ऑफ एब्सर्ड की टर्म मार्टिन एस्लिन ने मुतारफ़ करवाई और उसने जब ये देखा कि ड्रामा में नया स्टाइल आ गया कि जो थिएट्रिकल कन्वेंशन को बिल्कुल भी इग्नोर करता है और ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन को इग्नोर करता है, characterized by a departure from realistic character and situation. The plays offer no clear notion of time or place in which action occurs. Further ये है कि जो रियलिस्टिक कैरेक्टर्स और सिचुएशन है उनसे निकल कर इस तरह के जो प्लेज है, मतलब थिएटर ऑफ एब्सर्ड पर मबनी जो प्लेज लिखे गए हैं वो टाइम और प्लेस की सेटिंग और इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल भी इग्नोर करते हैं और ये नहीं बताते कि एक्शन कब और कहाँ टेक प्लेस हुआ। कैरेक्टर्स आर ऑफन नेमलेस एंड सीम इंटरचेंजेबल। कैरेक्टर अमूमन जो है ना वो नेमलेस होते हैं और वो एक दूसरे की सिचुएशन रिप्लेस कर सकते हैं। इवन आर कम्प्लीटली आउटसाइड द रेम ऑफ नेचुरल मोटिवेशन एंड मे हैव अ नाइटमेरिश क्वालिटी कॉमनली एसोसिएटेड विद रियलिज्म। और वो जो उनके अंदर जो क्वालिटीज़ पाई जाती हैं वो होते हैं रैशनल मोटिवेशन की रियाम से बाहर होते हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ खुसूसियात पाई जाती हैं जो नाइटमेयर टाइप की होती हैं और उनको कॉमनली एसोसिएट किया जाता है सरियलिज़म के साथ। सरियलिज़म जो है ये एक अलग लिटरेरी मूवमेंट है, अ पोस्ट वार one movement that features dream sequences and images from the unconscious, often sexual in nature. And other times both dialogue and incident may appear to the audience as completely nonsensical, even farcical. और जो उनके दरमियान डायलॉग होते हैं वो नॉनसेंसिकल या फार्सिकल भी हो सकते हैं। Even beneath the surface, the works explore themes of loneliness and isolation, of the failure of individuals to connect with others in any meaningful way, and senselessness and absurdity of life and death.
यहाँ थीम्स में बात की गई है कि इसके थीम्स कौन से होते हैं। आइसोलेशन है, लोनलीनेस इसके थीम है, इसके अलावा अब्सर्डिटी ऑफ लाइफ और डेथ जो है वो भी इसमें है, थीम के तौर पर नज़र आती है। द राइटर्स मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद एब्सर्डिज्म आर सैमुअल बेकेट, यूजीन ionesco, जीन जेनेट, आर्थर एडमॉफ, हैरोल्ड पिंटर, एडवर्ड एल्बी, एज वेल एज a number of less known dramatists। ये उसमें मेजर नाम है थिएटर ऑफ एब्सर्ड में। जो बड़े इसके अलावा भी कुछ नाम हैं। द avant-garde नेचर ऑफ एब्सर्डिस्ट राइटिंग कंट्रीब्यूटेड इन पार्ट टू इट्स शॉर्ट लाइफ एज अ लिटरेरी मूवमेंट। ये जो एब्सर्डिस्ट मूवमेंट थी इसको avant-garde मूवमेंट कहा गया। avant-garde नेचर इसमें थी, यानी ये बाकियों की निस्बत बिल्कुल डिफरेंट है, पॉजिटिवली डिफरेंट है। लेकिन इसकी लाइफ थोड़ी रही है। फीचर्स ऑफ द प्लेज that seemed completely new and mystifying to audience in 1950s when absurdist work first appeared soon became not only understandable but even commonplace and predictable। ऐसे प्लेस जिनके फीचर्स 1915 और उससे पहले वाले ऑडियंस के लिए समझने के लिए आसान नहीं थे, लेकिन जल्द ही उनको अंडरस्टैंड कर लिया गया और बाद में उनको कॉमन प्लेस पे भी समझा जाने लगा और प्रेडिक्टेबल वो महसूस हुए। विद द एक्सेप्शन ऑफ यूनेस्को most playwrights abandoned the absurdist style after 1960s। यूनेस्को के खिलाफ 1960s के बाद जो है ना बाकी सारे राइटर्स में ये जो एब्सर्ड स्टाइल था वो उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन यूनेस्को जो है उसने लिखना जारी रखा इसी स्टाइल में, यानी एब्सर्ड स्टाइल में। However, many of the individual plays were later considered classics of European and American drama। तमाम जो बाद में लिखे जाने वाले प्लेस हैं उनको यूरोपियन और अमेरिकन ड्रामा में क्लासिक कंसिडर किया गया। Here is the list of the representative absurdist writers: Arthur Adamoff, his lifespan is 1908 to 1970. Edward Albee, Fernando Arrabal, Samuel Beckett, Ian Janet, Harold Pinter, ionesco, and then Tom Stoppard. Here is the list of representative works of this literary movement. American Dream, it was published in 1961 and it is written by Edward Albee. The Bard Soprano, it was published in 1950. Then Waiting for Godot, written by Samuel Beckett. The Garden Party, it was published in 1969 by Havel, and Ping Pong by Arthur Adamoff. Homecoming by Harold Pinter. Here we have themes of absurdism. First one is absurdity itself. The use of absurdity in literature is a vehicle for writers to explore those elements in the world that do not make sense। इसका मतलब क्या है कि जो राइटर्स थे, जो एब्सर्डिस्ट राइटर्स थे, उन्होंने उन एलिमेंट्स को राइटिंग्स में एक्सप्लोर किया कि जो किसी किस्म का सेंस नहीं थे बनाते, मतलब मीनिंगलेसनेस जो है उसके साथ आप इसको अटैच कर सकते हैं एब्सर्डिटी को। देन वी हैव क्रूअल्टी एंड वायलेंस। इसका मतलब ये होता है कि ये जो एब्सर्डिस्ट लिटरेरी वर्क है उनमें क्रूअल्टी और वायलेंस वाला एलिमेंट भी पाया जाता है। एज अ थीम हम इसको देखते हैं। अगर हम लिटरेरी एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एक प्ले है द रूम, उसमें एक ब्लाइंड मैन है, उसको बुरी तरह से मारा जाता है। इसी तरह से अगर हम वेटिंग फॉर गोडो की बात करते हैं तो उसमें भी जो वो लकी है उसको पोजो जो है ना बहुत बुरी तरह से मारता है। देन हमारे पास जो थीम है वो डोमिनेशन का है। डोमिनेशन से मतलब ये होता है कि कोई एक गालिब है और दूसरा मगलूब है, उसके ऊपर डोमिनेट कर जाता है और अल्टीमेटली जो डोमिनेटेड वन होता है उसको पैसिव होना पड़ता है। और नेक्स्ट जो है वो फ्यूटिलिटी और पैसिविटी थीम है। ये कॉमन सी बात है कि जब इंसान कोई कोशिश करता है और उसकी कोशिश जो है वो
फ्रूटलेस जाती है, फिर ट्रायल एफर्ट होके सामने आती है, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि वो कुछ भी करने की कोशिश करता है, नहीं कर पाया, तो उसको अल्टीमेटली पैसिव ही होना पड़ता है. सो फ्यूटिलिटी और जो है इट लीड्स टू पैसिविटी. देन इफ यू टॉक अबाउट लैंग्वेज ऑफ एब्सर्डिस्ट प्लेस और एब्सर्डिस्ट लिटरेरी वर्क्स, लैंग्वेज का जो प्राइमरी पर्पस है वो हमें उसमें नज़र नहीं आता, क्योंकि लैंग्वेज का प्राइमरी पर्पस क्या होता है, कम्युनिकेशन करना, यानी एक बात को बोलना और अगला उसको पूरी तरह से समझो फिर इसको रिस्पांस दे. लेकिन यही चीज़ जो है एब्सर्डिस्ट लिटरेरी वर्क में हमें नज़र नहीं आती. बिल्कुल हम थिएटर ऑफ एब्सर्ड की बात करते हैं तो कैरेक्टर कोई बात करता है, करते करते चुप हो जाता है, इनकम्प्लीट हो जाती है, उससे भी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो होती है, ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, लैंग्वेज अपना पर्पस सर्व नहीं कर पाती. इसी तरह से कोई बात की जाती है, उसका जवाब कोई दूसरा दिया जाता है, जो वर्ड हैं, जो फ्रेजेस हैं, जो सेंटेंसेस हैं, वो स्ट्रक्चर्ड नहीं है, कोहेरेंट नहीं है. तो इस तरह से लैंग्वेज मीनिंग कन्वे करने वाला या कम्युनिकेशन करने वाला काम परफॉर्म नहीं कर पाते. इसी तरह से हमारे पास जो थीम है लोनलीनेस एंड आइसोलेशन का है, तो ये एब्सर्डिस्ट जो प्लेस हैं उनके अंदर या एब्सर्डिस्ट लिटरेरी वर्क में हमें ये थीम पाया जाता है, मिलता है. इट कैन बी एक्सप्लोर, फॉर एग्जांपल स्ट्रेंजर में भी आप देखते हो, इसी तरह से वेटिंग फॉर गॉडो में भी ये चीज़ देखी जा सकती है. और इसी तरह से थिएटर ऑफ एब्सर्ड के हवाले से जब हम बात करें तो ये थीम हमें मिलता है. अगर हम स्टाइलिस्टिक फीचर्स की बात करते हैं तो इसमें कैरेक्टर फर्स्ट पे आता है, तो कैरेक्टर इंटरचेंजेबल होता है और वो अनट्रेडिशनल होता है. देन वी हैव डेनिमो. Unconventionally, it has little to resolve. Denimo is basically the final or the last part of a play or a film. तो नॉर्मली ये होता है कि सिचुएशन को, सारी स्टोरी को सम अप किया जाता है, रिजॉल्व किया जाता है सिचुएशन इशू को, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता. प्राइमरी से एंड सेकेंडरी प्लॉट कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कॉम्प्लिकेशंस आर basically the complications are not resolved. Okay, then plot. There is no plot, or if there is, it is weak or loose plot. Then style. In style, we have dialogue, artificial language, empty of meaning, consisting of slogans and cliches. Dialogues are full of artificial language, and if language is artificial, you can understand that emotions or the feelings can never be expressed completely or conveyed. लैंग्वेज इज़ एम्प्टी ऑफ मीटिंग, और इसके अंदर ज़्यादातर जो है ना वो स्लोगन और क्लीशेज होते हैं. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट सेटिंग, सेटिंग इसकी अनकन्वेंशनल है, इन नो रिकग्नाइजेबल टाइम और प्लेस. यानी लैंग्वेज जो जो इसके प्लेस या लिटरेरी वर्क्स होते हैं उनकी सेटिंग अनकन्वेंशनल होती है. क्यों? क्योंकि उसमें किसी किस्म का टाइम और प्लेस का हवाला नहीं. में कुछ डिबेट्स हैं, फॉर एग्जांपल एग्जिस्टेंस पे डिबेट होती है. एग्जिस्टेंस मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ है ना, उसकी अगर कोई एग्जिस्टेंस है तो वो उसकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस या कंक्रीट एग्जिस्टेंस है तो उसको कंसिडर किया जाएगा, अदरवाइज नहीं. या फिर ह्यूमन एग्जिस्टेंस की बात आती है इन सम सर्टन सिचुएशन. देन सेकंड पे हमारे पास डिटर्मिनिज्म आता है. डिटर्मिनिज्म क्या होता है कि कुछ भी है ना, इंसान जो कुछ भी कर सकता है, बेशक उसके पास विल पावर है, वो उसका यूज़ करता है, उसके पास चॉइस है, लेकिन उसने जो भी करना है ना, मैन इज़ डिटर्मिन्ड टू डू समथिंग. जो कुछ उसने करना है, यानी उसके अंदर जो है ना वो गलती करने की खामी है, उसके अंदर चीज़ों को मीनिंगफुल बनाने की खूबी मौजूद नहीं है. ये जो कुछ भी है ये ऑलरेडी डिटर्मिन्ड है. नथिंगनेस के ऊपर इसमें डिबेट है. तो देन मीनिंगलेसनेस है. इसी तरह से इनएबिलिटी ऑफ लैंग्वेज है. जब लैंग्वेज अपनी मीनिंग कन्वे नहीं कर पाती, अपना पर्पस सर्व नहीं कर पाती, तो फिर ऑब्वियस ही बात उसमें मीनिंगलेसनेस ही पैदा होगी. आइसोलेशन और एलूफनेस जो है वो उसके ऊपर भी बहस आती है. इंसान जो है वो, चूँकि ये इंडिविजुअलिस्टिक मूवमेंट है, तो ऑब्वियसली आइसोलेशन और एलूफनेस के ऊपर बात आएगी हमें इसमें. दैट कैन बी एक्सप्लोर्ड एज अ थीम. और अगर हम इसमें ट्रूथ और रियलिटी की बात करते हैं, जो कि छठे नंबर पे इसमें डिबेट है, ट्रूथ, रियलिटी और फैक्ट. ये जो है इनके नज़दीक, वेब स्टडीज़ के नज़दीक ट्रूथ और रियलिटी जो है ही नहीं, और अगर है
तो वो फिर रिलेटिव है, वो एक के लिए रियलिटी हो सकती है, दूसरे के लिए नहीं। वैसे भी नॉर्मली जो वेबसाइटिस्ट हैं दे आर एथीस्ट, तो जो एथीस्ट होते हैं वो गॉड जैसी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो फिर बाकी जितनी भी रियलिटीज़ होंगी उनको एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं, या वो अगर करते भी हैं तो वो आपके लिए, वो कहते हैं एक इंडिविजुअल के लिए एक रियलिटी है, दूसरे के लिए हो, ये ज़रूरी नहीं है। अगर हम इस लिटरेरी मूवमेंट की एप्लीकेशन की बात करते हैं, देन वेटिंग फॉर गॉडो बाय सैमुअल बेकेट इज़ द बेस्ट एग्जांपल। और कई सारे जो टीचर्स और इवन क्रिटिक्स हैं, उनके नज़दीक वेटिंग फॉर गॉडो जो है वो बेहतरीन एग्जांपल है, जैसे कोई और एग्जांपल नहीं होती एब्सर्डिज्म को या थिएटर ऑफ एब्सर्ड को समझने के हवाले से। क्योंकि उसमें जितनी जो एक एब्सर्ड डिस्प्ले की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारी की सारी पाई जाती हैं, उसमें सेटिंग हमें नज़र नहीं आती है, उसमें लैंग्वेज वो वाली चीज़ें परफॉर्म करती नज़र, यानी उसमें जो लैंग्वेज है वो मीनिंगफुल नहीं है, वो भी हमें उसमें दिखाया कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस पे उसमें बात की गई है। और जितने भी उससे पहले वाले थिएटर की कन्वेंशन ट्रेडिशंस थी वो उसमें हमें बिल्कुल कहीं पे भी नज़र नहीं आती। और इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो थीम के वाले से अगर हम देखते हैं तो उसमें आइसोलेशन वगैरह भी पाया जाता है। राइट, इफ़ यू हैव आस्क, थैंक्स फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज़।